जो 1992 में गठित हुई थी, उसके विषय में आज परिचर्चा हम लोग करेंगे। आज का टॉपिक यशपाल समिति है। बहुत यशपाल समिति के गठन के पहले पूरे शिक्षाविदों ने और पूरा शिक्षा जगत जो है, कुछ बिंदुओं को लेकर के बड़ी चिंतित था। और वो बिंदु जो है दो महत्वपूर्ण रूप से थे कि शिक्षा में बच्चों की जो अभिरुचि है वो काफी कम हो रही है, और साथ ही साथ बच्चों का जो बोझ है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये दोनों बिंदुएं शिक्षा जगत में बड़ी चिंता का विषय बना रहा, लंबे समय तक बना रहा। और ऐसा नहीं कि यशपाल समिति गठित होने के कुछ ही दिन पहले जो है इस पर विचार मंथन हुआ, बल्कि यदि हम अतीत के पृष्ठों को पलटते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके पहले भी जो है पटेल समिति जो 77 में हमारे जो है देखने को मिलती, उन्होंने भी जो है शिक्षा के बोझ को लेकर के अपनी चिंता को प्रकट किया। उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने भी 84 में इस पर अपनी बात रखी थी। पटेल समिति ने भी अपनी जो है चिंताएं जाहिर की थी, अपने विचार रखे थे। एनसीईआरटी ने भी 84 में इस पर अपना विचार रखा था। उसकी जो है सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें जो है तमाम तरह के विचार निकल करके आए कि इस तरह की जो चीजें हैं ये इसमें बदलाव होना चाहिए। आचार्य राम मूर्ति समीक्षा समिति भी जो है 1990 में गठित हुई थी, उन्होंने भी अपने इस सारे बिंदुओं पर विचार रखे थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर जो है विचार व्यक्त किया गया था, इसमें बातें रखी गई। तमाम चीजें थी, लेकिन तब भी जो परिस्थिति थी वो जस की तस थी, कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर से एक बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन बिंदुओं को या इनके संदर्भित जो समस्याएं हैं उस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जो फर्स्ट मार्च 1992 में गठित की गई, और उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल जी। इसलिए इस कमेटी का ही नाम जो है प्रोफेसर यशपाल कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 8 सदस्यीय कमेटी रही, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रोफेसर यशपाल थे, और अन्य सदस्य जो थे उनकी भी चर्चा हम लोगों ने कल के कक्षा में किया था कि कौन कौन उसके सदस्य थे। और ये सारे सदस्य अपने विचार विमर्श के बाद तमाम शिक्षाविदों के को लेकर के, तमाम लेखकों के माध्यम से, तमाम प्रकाशकों के माध्यम से, जितने भी हो सकते तमाम अभिभावकों से मिले, तमाम छात्रों से मिले, अलग अलग रूपों में इन्होंने सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद जो भी विचार निकल करके सामने आए उसको एक रिपोर्ट में इन्होंने सरकार को सुपुर्द किया 1993 में। यानी 15 जुलाई 1993 को यशपाल समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह रिपोर्ट 5 भागों में बट करके प्रस्तुत की गई। वह 5 भाग जो है, 5 खंड जो है, पहले खंड में उसमें प्रस्तावना लिखी गई। उस प्रस्तावना के अंतर जो है यशपाल समिति के उद्देश्यों की चर्चा की गई। उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके विषय क्षेत्र क्या होंगे, इन चीजों के उसमें जो है चर्चा की गई। यानी समिति के गठन का उद्देश्य क्या होगा, उसकी कार्यविधि क्या होगी, और उसी में धन्यवाद ज्ञापन की बात जो है उन्होंने कर दी। दूसरा जो था उसका भाग, दूसरा जो खंड था, शिक्षा क्रम में जो है भार की समस्या से लेकर, ठीक है, उसमें वर्तमान शिक्षा और उसकी समस्याओं की वस्तुस्थिति का जो है प्रकाश डाला गया। क्या समस्याएं हैं, किस तरह की हैं। जो तीसरा खंड है वह है समस्या की जड़ों से संबंधित, यानी समस्या की कारणों की खोजने का प्रयास किया गया। उसमें चर्चा की गई है कि समस्या की जड़ क्या है, आखिर उसके कारण क्या है, उसको खोजबीन करने की कोशिश की गई। और चौथे उसके खंड में
सिफारिशों की चर्चा की गई है, उस समस्या के समाधान के दिशा में क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को, लोगों को, उसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया गया। और पांचवा खंड जो है परिशिष्ट के रूप में है। तो ये 5 खंडों में विभक्त होकर के यह यशपाल समिति अपने रिपोर्ट को 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत किया। अब हम लोग जो है इसका जो पहला खंड है, प्रस्तावना जो है, जिसमें उद्देश्यों की चर्चा की गई है, उसमें उसकी कार्यविधियां क्या होंगी और उसमें धन्यवाद ज्ञापन का के संदर्भ में बातें की गई। हम लोगों ने उसके उद्देश्यों की चर्चा कल के कक्षा में किया था। आज मूल रूप से इस समिति की जो समस्या है, यानी शिक्षा क्रम का जो भार है, जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो भार है, जो समस्या की वस्तु स्थिति है, वह क्या है, उसको इन्होंने क्या पाया, तमाम तरह के इन्होंने निरीक्षण किया, अवलोकन किया, तमाम परिस्थितियों से गुजरे, तमाम लोगों से मिले, तमाम जो है जनता के माध्यम से, अभिभावक के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से जो विचार इनके पास आए, उनको इन्होंने समेत रूप से इकट्ठा करके उस चीजों को इसमें जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। पहली बात इन्होंने इस खंड में, दूसरे खंड के पहली बात इन्होंने कही कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़ी जो त्रुटि है वह ये है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है, पढ़ाई कम नहीं कराई, पढ़ाई अधिक कराई, परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर के हुआ है कि पढ़ाई तो बहुत कराई जाती है, बहुत वर्किंग डे इतना है, ये है, वो है, इतने क्लास हैं, इतने सब्जेक्ट, स्तर पर बहुत जो है चीजें होती हैं, लेकिन समझने के स्तर पर बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, वो सीखने की जो बातें हैं वो सीख नहीं पा रहे। तो फिर हमारे पढ़ाने की जो है से फायदा क्या होगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये जो समस्या है सबसे बड़ी जो है लेकर के आए, ये भारत के देशों में, भारत जो है या विभिन्न राज्यों में जो पठन पाठन की प्रक्रियाएं हैं वह बहुत अच्छे है, वो पढ़ाई बहुत कराई जाती है, ये क्लास, वो क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, जितनी भी चीजें हैं वो बहुत होती है। लेकिन बच्चे सीखते कितने हैं, यह महत्वपूर्ण है। और उन्होंने पाया कि बच्चे सीखते नहीं है, जिस अनुपात में पढ़ाई होती है उस अनुपात में बच्चे सीखते नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के, एक वस्तु स्थिति को सामने लेकर के। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाएं, उसके बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार लगभग 4 केजी है, औसतन भार लगभग 4 केजी। उन्होंने बताया कि ये चीजें जो है ये अच्छी नहीं है, ये 4 केजी के भार जो छोटे बच्चे हैं वह ढोने की स्थिति में नहीं होते। घर में यदि अपने बच्चे को 4 केजी का कोई वस्तु का वजन कोई उठाते देखता है तो उसे तत्काल टोकता है, रोकता है, ये तुम मत उठाओ, दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो हम अपने घर में तो उसे रोकते, घर में उस तरह की चीजों को बच्चों को करने से मनाही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती, उनका उम्र जो है उस तरह के अभी नहीं हुए हैं कि वो भारी बोझों को उठा सके। फिर ये स्कूल के सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था क्यों है, इतने बोझ को लेकर के बच्चे जाएं। तो उन्होंने इसको गंभीरता से उठाया, इस समस्या को उन्होंने बड़ी नजदीक से देखा, कैसी स्थिति है। जो तीसरे उन्होंने बिंदु उठाए वो बहुत ही जो है और महत्वपूर्ण रूप में हम लोगों के सामने आए कि हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं, जितने भी बोझ की हम लोगों ने चर्चाएं की, वह बोझ 2 प्रकार का है। एक तो वह बोझ भौतिक बोझ है, जो बच्चों के पुस्तक को, टिफिन को, जो है वाटर बॉटल को लेकर के हो, एक बोझ भौतिक बोझ है, बैग का बोझ,
ये सारे बोझ लेकर के हम अपने जो है पीठ पर चलते हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टिफिन की व्यवस्थाएं हैं। यस सर। लंच ब्रेक भी अलग अलग रूपों में होती है। कहीं फ्रूट्स ब्रेक होता है तो कहीं फिर उसके बाद लंच ब्रेक होता है, तो फ्रूट्स ब्रेक का जो है अलग से आपको फ्रूट्स वगैरह लेके जाने पड़ते हैं, फिर उसके लिए अलग से जाने पड़ते हैं। अलग अलग मेनू है, बच्चों को तमाम तरह के अलग अलग टिफिन लेकर के जाने। फिर बच्चों को जो है विद्यालय के पानी की व्यवस्था न जाने कैसी है, नहीं समझ में आता है, लेकिन बच्चे अपने घर से बॉटल लेकर के जाते हैं, उसमें भरे हुए पानी को लेकर के जाते हैं। यानी कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ खामियां हैं कि बच्चे 1 लीटर का एक बॉटल जरूर लेकर के जाते हैं, तो वो भी हमारा एक्स्ट्रा भार अवश्य बनता है। तो हम जो अध्ययन करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, तो एक तो भौतिक बोझ है और दूसरा सीखने का बोझ है। 2 तरह की बोझों की कि उन्होंने ध्यान आकृष्ट करा है। अक्सर हम लोग जो चर्चाएं करते हैं, वह चर्चा केवल जो है भौतिक बोझों की कर लेते हैं, सीखने की बोझ की नहीं करते। यानी सीखने के बोझ के रूप में जब हम इस चीज को देखते हैं, और अलग अलग विद्यालयों में सभी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर ही, केवल कुछ ही बच्चों पर नहीं है, सभी बच्चों पर है। अलग अलग स्कूलों के अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन यह दोनों तरह का बोझ सब जगह पे है। यह सार्वजनिक है, सर्वमान्य है। तो इस बोझ का क्या? आखिर सीखने में उनकी रुचि नहीं हो रही तो यह बोझ ही है। हम 40 मिनट के क्लास में यदि बैठे हैं और हमारा मन पढ़ने में न लगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ने में कतई मन न लगे, तो यह एक सीखने का बोझ ही है। मैं सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन वो प्रक्रियाएं ऐसी हैं, वह विषय वस्तु ऐसा है, वह कंटेंट ऐसा है कि जो सीखने में मन नहीं लगने देता है, जो हमारी रुचि के हिसाब से नहीं है, जो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, मेरे परिवेश के हिसाब से नहीं है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो क्या हम सीखना चाहेंगे? और यदि नहीं तो हमारे लिए बोझ ही तो है। तो जो भी चीजें हैं विषय वस्तु को लेकर के, अपनी अभिरुचि को लेकर के, अपनी परिवेश के उस विचारधारा को लेकर के, अपने परिवेश के उस भाषा को लेकर के, जो भी चीजें हैं, हमारे परिवेश का एग्जाम्पल नहीं मिलता है, हमारे परिवेश के लोगों के नाम से मिलते जुलते नाम नहीं मिलते हैं, तो वो नाम भी हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। वो नाम कैसे याद होंगे, उतने कठिन नाम कैसे याद होंगे? हमारे गांव में, हमारे शहर में तो इस तरह का कोई नाम ही मैंने नहीं सुना है, और पाठ्यवस्तु में वो नाम देखने को मिल जाता है। टीचर कहते कि आपने क्यों नाम नहीं याद किया? अब चूंकि नाम उतना अटपटा है कि उस बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सारी जो सीखने की प्रक्रियाएं हैं, उस बच्चे के लिए एक बोझ से कम नहीं है। वह पूरे 40 मिनट के क्लास को बोझ समझ करके बैठ करके सुनता है, और जब वह बोझ समझ करके सुनता है या उसे बोझिल लगता है, तो सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। वो सीखने, हमने सुना है बहुत लोगों का क्लास होता है, बहुत लोग चैटिंग करते हैं उसमें, ये इसी चीज को अभिव्यक्त करता है कि आखिर कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, हमारे पाठ्यक्रम में कमियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं। तो बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उसे बोझ समझ रहे हैं। तो हमें 2 डायमेंशन पर इस पूरे जो है समिति की बातों को हमें देखना होगा। आपका पहला डायमेंशन यह है कि ये भौतिक बोझ के रूप में हम लोग अध्ययन की जो ये प्रकार है, जो बोझ है, उसको समझने की कोशिश करें, और दूसरा वह सीखने के बोझ के रूप में भी हम इसे समझते हैं। अगली बात उन्होंने जो बताई इस दूसरे खंड में, कि बचपन के शुरू के दिनों में ही जब स्टार्टिंग होती है, बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे, विशेषकर इस वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे निम्न कार्यों में भाग लेने के लिए विवश होते हैं। कौन कौन से कार्य के लिए विवश होते हैं? वो मजबूरी होती है उनकी, उनका शौक नहीं होता है, उनकी इच्छा नहीं, अभिरुचि नहीं, एकदम इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो करना है। वो क्या है? गृह कार्य, जिसकी मैंने चर्चा कल किया।
वह व्यवस्था है उनकी। बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते, रीजन दो, सीखने का बोझ, वो समझे नहीं, सीखना नहीं चाहते, या उन्हें समझ में ही नहीं आया, करेंगे क्या, गृह कार्य करेंगे कैसे। पूरे 40 मिनट का क्लास हुआ, उन्होंने सुना ही नहीं, पूरा क्लास एकदम कंप्लीटली ऐसे ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उनके अभिरुचि के हिसाब से नहीं था, उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था, उनके वो जो भाषा जानते थे उस भाषा का प्रयोग नहीं किया, वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। वो भाषा ही वो नहीं जानते हैं जिस भाषा का प्रयोग करके विद्यालयों में पढ़ा जाता है, या कंटेंट में जिस तरह की कहानियां हैं, उस कहानियों से उनका कभी परिवेश से कभी लेना देना नहीं। वो निरस्ता है, तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन गृह कार्य करना है। गृह कार्य का दो दबाव होता है, एक तो स्कूल का दबाव और दूसरे पेरेंट्स का दबाव। जिस दिन स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता है, पेरेंट्स भी बड़ी बेचैन हो जाते हैं कि स्कूल से होमवर्क नहीं मिला। उनके लिए एक सरदर्द, स्कूल की एक डिमेरिट्स के रूप में वो रखते हैं कि HW नहीं मिला, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात घर करती है अभिभावकों के, HW मिलना ही मिलना चाहिए, कुछ भी हो HW जो है प्रतिदिन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यस। क्योंकि बच्चे घर में खेले नहीं, बच्चे की अपनी जो बचपन है उसको जो है वो भूल जाए और किताबों की दुनिया में वो लगे रहे। यानी बालपन को बिल्कुल ही समाप्त करने की जो हम लोगों ने ठान लिया है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो और चाहे अभिभावक, हम लोगों ने प्रण किया है। इस कमेटी ने बड़ी बारीकियों से देखा, बड़ी गहनता से इसका अध्ययन किया कि हम गृह कार्य को लेकर विवश करते हैं। आप अपने पढ़ाने वाले बच्चों से जब पूछेंगे कि हमने गृह कार्य दिया है, आपने कितने मन से किया है, एक भी बच्चा आपको बताने की स्थिति में। घर में गृह कार्य जबरदस्ती कराए जाते, तो जो कार्य व्यवस्था में हो, जो कार्य मजबूरी में किया जाए, वो कितना बेहतर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाए। दूसरी चीज, ट्यूशन, ये बड़ी जो है अलग तरह की जो है कल्चर है हमारे देश में। विद्यालय कितना भी बढ़िया हो, भारत का सबसे बेहतरीन विद्यालय, इसमें अपने बच्चे का नामांकन करा दीजिए, फिर भी ट्यूशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो बेस्ट विद्यालय के रूप में गिनती कैसे होती है उसकी, ये समझ से परे की चीज है। अब वह स्कूल का भी कार्य किया, स्कूल का HW किया, फिर क्या करेगा वो? ट्यूशन करेगा। स्कूल से आया, बैग फेंका, खेलने की मन में जिज्ञासा हुई नहीं कि मम्मी ने तुरंत ध्यान आकृष्ट कराया, बेटा HW भी करना है और HW जल्दी कर लीजिए क्योंकि ट्यूशन वाले सर भी आने वाले हैं। अभी एक कार्य हुआ नहीं कि दूसरा कार्य मम्मी ने पहले से तैयार करके रखा है। तो एक गृह कार्य स्कूल का और दूसरा ट्यूशन के पढ़ने का, फिर उसका भी गृह कार्य, दो तरह के गृह। और ये शौक चीजें नहीं है, ये बच्चों को विवश किया जाता है, करना ही पड़ेगा वरना पनिशमेंट मिलेगा। जो विभिन्न प्रकार के कोचिंग कक्षाएं हैं, उसके लिए भी विवश किया जा रहा है। एक होम ट्यूशन है, अलग अलग सब्जेक्ट को लिए कोचिंग में, क्योंकि पड़ोस का बच्चा कोचिंग में जाता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं जाता, उसको भी जाना चाहिए। क्योंकि उसको भी जो है हम प्राइमरी लेवल कराते कराते आइंस्टीन से कम बनाने की कोशिश ही नहीं करते, आइंस्टीन बना के ही दम लेंगे। तो हमने कोचिंग की भी व्यवस्था बना रखी। तो उन्होंने ये बातें बताई कि जो बच्चे हैं उनको ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम विवश करते हैं, और इस तरह की व्यवस्था की वजह से, यदि इस तरह की हम व्यवस्था करते हैं तो यह व्यवस्था हमारे लिए जो है सरदर्द बनता है, और यह बच्चों के लिए आवश्यक जो है अवकाश जो है, बीच में तो कुछ मिलना नहीं है उनको, ये बीच में अवकाश उनको मिलना नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे? अब मजबूर होकर के, यानी उनको जो खेलने का समय है, उनको यस। अपने बचपन में जो जीने का समय है, वो तो समाप्त हो गया, समय ही कहाँ मिला। बच्चे सुबह जगते ही स्कूल के लिए तैयारी करते हैं,
लगभग जो है आपके कन्वेंट तमाम तरह के मॉर्निंग में होते हैं। वह बस की जो है उस जाम में फंसे हुए, रोड जाम में फंसते हुए 2-3 बजे जो है किसी तरह से आते हैं। आने के बाद किसी तरह से वो नाश्ता कर पाते हैं। उसके बाद पता चला कि ट्यूशन वाले सर भी पहुंच चुके। जिसके यहाँ ट्यूशन वाले सर नहीं है, मम्मी पहले से जो है रेडी हुई है, एसडब्ल्यू स्कूल का अब कर लेना है, नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया। वह भागना चाहता है कि थोड़ा सा टीवी देख ले, वह भागना चाहता है कि थोड़ा सा ग्राउंड में क्रिकेट खेले, वह सोचता है कि थोड़ा सा कुछ और खेल कर ले, अपने दोस्तों से मिलकर के कुछ खेल। नहीं, आप विवश कर देंगे पेरेंट्स और टीचर कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो अपने सोचे हुए चीज को, अपने मन को, तुम अपने बचपन को मार डालो, तुम्हारी अपनी खुशी कुछ भी नहीं है, जो मैं चाहता हूं वही तुम्हें करना पड़ेगा। और बच्चे मजबूर होकर वही करते हैं, नहीं करने पर पनिशमेंट मिलता है। तो ये उनकी मजबूरी। 29-30 मिनट हो गए हैं, हो सकता है कि 3-4-5 मिनट के बाद वो हो तो फिर से आप जुड़ने की कोशिश कर लीजिएगा। अगली बात उन्होंने बताया कि बच्चों का रोज की दिनचर्या में जो पर डे उनका रूटीन है, अपनी सहज प्रवृत्तियों और क्षमता उनकी जो उनकी कैपेसिटी है, को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। इतनी जो है व्यस्तता है, इतनी भाग-दौड़ है कि जो उनका जो उनकी सहज प्रवृत्तियां हैं, जो नेचर है उनका, वो जो दिखाना चाहते हैं उसको भी नहीं दिखा पाते। जो उनकी क्षमताएं हैं, उसको भी वो प्रकट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, थोड़ी-सी खुशियाँ मना लेने के और सोचने समझने और दुनिया को जानने का भी समय उनको नहीं रहता है। जो सोशल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी उनके पास कोई समय नहीं। वह पूरी दिनचर्या उनकी जो है, उनका जो है, वो केवल किताबों की दुनिया में ही, केवल एचडब्ल्यू और ट्यूशन की दुनिया में ही वो जो है चली जाती। उनका अपना कुछ भी नहीं। यानी बचपन इन काठचर्या, इन किताबों की वजह से, इन स्कूलों की वजह से, इन अभिभावकों की वजह से समाप्त हुआ। उन्होंने बड़ी एकदम बेबाकी से अपनी बात को रखा। अगली बात उन्होंने बताई कि पाठ्यक्रम को पूरा करना अपने आप में एक लक्ष्य होता है। सिलेबस खत्म होना चाहिए, स्कूल सिस्टम में केन प्रकारेण सिलेबस समाप्त होना चाहिए। बच्चा सीखे कि नहीं सीखे उससे कोई लेना देना नहीं। सिलेबस समाप्त, टीचर एकदम मस्त हो जाते हैं कि चलिए मेरा जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गया, मेरा सिलेबस। लेकिन उस सिलेबस को सीखा कितना, उस सिलेबस की चीजों को जाना कितना, उसको समझा कितना, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। बल्कि एक लक्ष्य है, उसका शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं। दार्शनिक लक्ष्य से मेरा तात्पर्य है, या उनका जो तात्पर्य है, विचार करने की प्रक्रिया से। दर्शन विचार प्रणाली है। और सामाजिक लक्ष्य का मतलब कि जो समाज के ताने बाने हैं, जिस पर हमारे समाज के सारे ढांचे जो है, हमारे परिवार के जो है सारे लोगों की जो है टिके हुए हैं, उसके विषय में भी हमें सोचने का अवसर नहीं। आज बच्चों को आप और हम कहते हुए ये पाए जाते हैं, इसमें सामाजिकता नाम की कोई चीज नहीं। किस तरह से सामाजिकता होगी? क्योंकि हमने तो उसे किताब की सामाजिकता बताई। व्यक्ति की सामाजिकता से तो उसका सरोकार ही नहीं रहने। हम किस तरह से इस चीजों को समझा पाएंगे? यानी उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलेबस को पूरा करने के जिद्द में, कि सिलेबस किसी तरह से पूरा हो जाए, हमने दार्शनिक और सामाजिक विचार प्रणालियों जो वह सोच सकता था, जो उसके चिंतन में आ सकती थी, उसको मैंने समझा। उन्होंने ये सारी चीजें बताई। अगला उन्होंने बताया कि स्कूल जाने वाले जो है अधिकतर बच्चे के लिए